आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रूबी फरहत। और आज बात गुजरात की सियासत की। आज हमारे देश की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले मशहूर मुस्लिम स्कॉलर मौलाना आजाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर और बिजनेसमैन डॉक्टर जफर सरेशवाला जुड़ रहे हैं। जफर न सिर्फ कांग्रेस की सियासत से बखूबी वाकिफ हैं, बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसेमंद मुस्लिम चेहरे के तौर पर भी जाना जाता है। जफर खुद गुजरात के रहने वाले हैं। उन्होंने गुजरात दंगों का दंश न सिर्फ सहा है, बल्कि गुजरात समेत देश के मुसलमानों को आगे लाने के लिए बराबर कोशिश में जुटे रहते हैं। जफर का मानना है कि भारत के मुसलमानों की कामयाबी उनकी शिक्षा में ही है। इसलिए वो खुद देश भर में मुसलमानों को शिक्षित करने से जुड़े कई प्रोग्राम भी चलाते हैं। आखिर क्या रहेगा आने वाला गुजरात की राजनीति का समीकरण, आज इसी पर हम इनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। जफर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जफर साहब, मैं जी। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि इस बार चुनाव में गुजरात का सियासी मंजरनामा बदला हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और एमआईएम भी चुनावी मैदान में। ऐसे में मुसलमानों का कितना वोट आपको बिखरता दिख रहा है? देखिए, ये असल जो जो वहाँ गुजरात में जो इलेक्शन है, उसमें कॉन्टेस्ट जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में ही है। और बीजेपी बहुत आगे है ना, उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। बीजेपी बहुत आगे है। और अगर सेकंड जो अगर कॉन्टेस्ट में है तो कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी मुझे कहीं वो, खैर वो मीडिया में और वो सब उनका दिख रहा है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी कहीं पर भी नजर नहीं आती और भी कोई कहीं नहीं है। और यही रहेगा। मतलब जहाँ कांग्रेस पार्टी का, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई गुजरात में, हालांकि पिछले 27 साल से या 28 साल से, बल्कि नहीं 95 से बीजेपी है, यानी ऑलमोस्ट 27 साल से। जी, 27 साल से। कांग्रेस बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस का एक वोट शेयर 33-34% रहा है हमेशा, और वो है। लेकिन उसके मुकाबले में बीजेपी जो है, उसने अपने वोट को बहुत मजबूती से, यानी अबाउट 48 to 50% बना के रखा है। तो जो लीड है बीजेपी और कांग्रेस की, वो बहुत ज्यादा है। यानी उसको पार करना। और फिर जिस तरह से बीजेपी जो है लगी हुई है, यानी आप देखेंगे कि इलेक्शन तो अब हो रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से इलेक्शन जो बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, वो जी। बराबर गुजरात आ रहे हैं। और उन्होंने अपने बहुत सारी चीजों को चेंज किया पिछले 1.5 साल के अंदर। तो बीजेपी इलेक्शन जब भी लड़ती है कोई भी, तो वो बहुत ही मजबूती और पूरी ताकत के साथ आती है। तो बिल्कुल, यानी उसमें कोई शक ही नहीं है कि हुकूमत बीजेपी ही बनाएगी। कांग्रेस पार्टी डिस्टेंट सेकंड रहेगी। और बाकी आम आदमी पार्टी बहुत बहुत, तो थोड़ा बहुत नुकसान कांग्रेस पार्टी को कर सकती है। बाकी बीजेपी को नुकसान आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं कर पाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता है सर, जिस तरह से बीजेपी बनाम कांग्रेस होता था, इस बार थर्ड पार्टीज के आने से वोट बैंक थोड़ा बंटता नजर आएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, बीजेपी जो है उसका अपना वोट शेयर इंटैक्ट है। उनका जो वोट है उसमें से कहीं भी नहीं जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी कुछ थोड़ा बहुत ले भी जाएगी, तो वो कांग्रेस पार्टी का वोट लेके जाएगी। अच्छा, गुजरात के जो मुस्लिम हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार वो किसके साथ जाएंगे? देखिए, गुजरात में आप पीछे चले जाइए। 2002 का जो मामला हुआ था, जो बहुत ही जबरदस्त फसाद हुए थे, उसके बाद मुसलमानों ने, गुजरात के मुसलमान, बहुत संजीदगी से दो तीन चीजें तय कर ली। इससे कि 2002 तो एक आखिर में हुआ था, लेकिन उससे पहले अगर आप 17-18 साल या 20 साल का रिकॉर्ड लें, तो हर 2 साल में जबरदस्त दंगे होते थे। और ये एक 2002 उसका आखिरी था। तो तब मुसलमानों ने तय कर लिया था कि भाई हमको क्या करना है, यानी अपनी प्रायोरिटी जो है, जो कहते हैं ना कि भाई ठीक है ये भी है ये भी है, लेकिन हर जिंदगी में आदमी कामयाब वो होता है जो अपनी प्रायोरिटी को तय करता है कि भाई अभी सबसे पहले मुझे किस चीज पर अपने वक्त को लगाना है और अपनी सलाहियत को लगाना है। तो उस वक्त मैं आपको बताऊं कि 2002 को अगर आप लें, हम लोग गुजरात में बिफोर 2002 और आफ्टर 2002 कहते हैं। 2002 तक अहमदाबाद शहर में सिर्फ 3 मुस्लिम रन स्कूलें थी। एक जी। अंजुमन इस्लाम थी,
जो 100 साल पहले खान अब्दुल गफ्फार खान शुरू करके गए थे। उसके बाद 1946 या 47 में एक रिपब्लिक के नाम से एक स्कूल शुरू हुई थी, जो महात्मा गांधी ने शुरू की। और फिर मेरे ख्याल से 80s में और अर्ली 90s में एक एफडी के नाम से, फलाह दारेन के नाम से एक इदारा आया, उन्होंने स्कूल, 2-3 स्कूलें शुरू की बस। और एक आध कोई मुसलमानों की हॉस्पिटल, अल अमीन के नाम से, जो बेंगलोर से जिनका ताल्लुक था। 2002 में मुसलमानों ने तय किया कि भाई देखो, अब जो है ठीक है, अब तक जो हुआ वो हुआ, अब हमको अपने आप को तालीम के मैदान में झोंकना है। और वो कहां से? कि भाई हमको प्राइमरी स्कूल से शुरू करना है। प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल। आप नहीं मानेंगे कि 20 साल में, आज यानी 2002 के बाद अब 2022 में, सिर्फ अहमदाबाद शहर में 79 मुस्लिम रन स्कूलें हैं। अच्छा, इसी तरह एक हॉस्पिटल थी तब, अल अमीन के नाम से। अभी कम से कम अब मुसलमानों की 15 से 17 हॉस्पिटल हैं। उसमें 4 लेकिन तो सर, ये तो एक खुद कफील होने की बात हुई। मुस्लिम्स अपने नहीं, आप को खुद मजबूत कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरण में क्या उन्हें मजबूती दी जा रही है उस तरह की? सुनिए, नहीं, आप मेरी बात को अधूरी कर रहे हैं जी। आप मुझे एक बात बताइए ना, आप राजनीतिक समीकरण की आप बात करते हैं, तो आप छोड़ दीजिए बीजेपी को। अभी जिसको आप वोट देते हैं पूरी जिंदगी, 90% वोट देते हैं, उन्होंने आपको दिया कुछ? भाई आप जो पूछ रहे हो कि राजनीतिक समीकरण के अंदर अगर वो पार्टी आपको टिकट देगी तभी तो आप असेंबली में जाओगे ना। जी, आपको लेकिन पता है, बीजेपी भी तो नहीं ला रही है सुने, ना सर बीजेपी की मुस्लिम बात, चेहरों अरे भाई को। बीजेपी की बात नहीं करो ना अभी आप उसकी बात करो जिसको आप 90% वोट देते हो। बीजेपी को वोट देता है मुसलमान। जो लोग आपकी वोट पर जिंदा हैं, उनसे सवाल करोगे कि नहीं करोगे आप? पहले सर वही मैं वो पूछ रही कांग्रेस हूँ, जिस पार्टी। तरह से नहीं नहीं अभी पिछले दिनों नहीं हुआ नहीं है, नहीं, 32 सुनिए मेरी वाहनों बात। के मुजरिमों को भी छोड़ा नहीं गया है, नहीं तो नहीं, मुस्लिम की सुनिए। सियासी सोच उस पर असर पड़ रहा है? नहीं 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 नहीं, ये आपकी आज की बात नहीं है, मैं तो आपको 25 साल की बता रहा हूँ। सुनिए मेरी बात। जी जी। ये भी कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से 4 या 5 मुसलमानों को टिकट देती है 182 में। और आपको पता है 1984 से अभी तक कांग्रेस पार्टी ने किसी मुसलमान को लोकसभा में टिकट नहीं दिए। तो वो भी नहीं देते, ये भी नहीं देते। ये आप भी नहीं बीजेपी देते, से क्यों यही मैं सवाल आपसे करते हो? कह रही हूँ, जो नहीं तो समीकरण एक चल मिनट, रहा है जी, नहीं तो उसमें एक मुस्लिम्स मिनट तो भैया। पीछे रह गए। नहीं नहीं नहीं, कोई पीछे नहीं रह गए। आपको मैं एक बात ये पूछता हूं कि क्या इससे पहले तक आपके बहुत लोग होते थे पार्लियामेंट में, तो क्या कर लिया? ये जो मुसलमानों का जो हाल है, ये क्या कल परसों हुआ है? 70 साल का बिगाड़ है ये। तो किसी जमाने में आपके 52 और 55 मुसलमान एमपी होते थे, तो क्या उस जमाने में आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों का हाल बहुत अच्छा था इस मुल्क में? लेकिन सर तो 27 साल से ये तो दिमाग गुजरात से में निकाल बीजेपी की है दीजिए। सरकार। नहीं नहीं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। जी मुसलमान को बोलते ना अपने आप को, तो वही जो आप अधूरी मेरी बात है आपने काट दी। जी जी, बोलिए मुसलमानों ने सर। तय किया कि अगर हमको अपना रेलेवेंस बनाना है, इसलिए कि देखिए सियासत में भी उसी कौम की इज्जत होती है जो रेलेवेंट होती है। अगर आप रेलेवेंट नहीं हो, एक आदमी भी होता है वो रेलेवेंट होता है, बाकी कीड़ी मकोड़े की तरह होते हैं। क्या आपको वो बनना है या आपको रेलेवेंट बनना है? और रेलेवेंट बनने के लिए मुसलमानों ने तय किया गुजरात में कि भाई अब हमको जी तालीम के मैदान में अपने आप को झोंकना है। तो अब जी 79 स्कूल है, और ये सिर्फ अहमदाबाद में, ये तो अहमदाबाद में लोगों ने किया। उसमें जी खास तौर से नुमाया तौर पर एक गुजरात सार्वजनिक करके जो मौलाना गुलाम वस्तानवी जिसके वो है सरबरा, जी उन्होंने किया। और भी बहुत सारे लोग आए। मदरसे में एक मौलाना हबीब साहब है जो पूरी जी जिंदगी मदरसा चलाते थे, आज वो भी 4-5 इंग्लिश स्कूलें चलाते हैं। तो जी मुसलमानों ने तय किया कि हमको तालीम के मैदान में अपने आप को झोंकना है। एक दूसरा, हेल्थ। आज 15 से 17 मुस्लिम रन हॉस्पिटल हैं। उसके बाद कारोबार। भाई हमको जी कारोबार में मजबूत होना है अपने आप को। आपको पता है कि गुजरात में मुसलमानों की आबादी जो है वो 9.6% है, लेकिन जो एसएमई सेगमेंट है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिसको कहते हैं, जी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि उसमें मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन 23% है। तो ये रास्ते से मुसलमानों का रेलेवेंस होगा। सियासत में आप मुझे बताइए ना, 3 मुसलमान हुआ करते थे,
अभी जो पिछली असेंबली के उसमें 3 थे, उसके पहले 3 थे, उसके पहले 3 थे। आप मुझे बताइए 182 में वो 3 क्या करेंगे? तो क्या आपको खुश होना इससे कि हमारे लेकिन 3 ने सर, जिस 5 हो तरह गए, से जो 5 नहीं उसके पार्टीज 6 हैं हो गए? वो मुस्लिम्स को चेहरा नहीं बना रही हैं, ये भी तो मुस्लिम्स को पीछे धकेलने वाली बात है। जैसे मोदी है, आरएसएस है, ये ओबीसी मुस्लिम्स को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रहे हैं इस बार। तो अदर बैकवर्ड भी हैं, अल्पेश हैं, हार्दिक हैं, वो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए हैं। तो ये समीकरण एक बदलता हुआ नजर आ रहा है वहां पर। देखिए, मैं तो बोलता हूँ ना, ये आपने मुझे गुजरात के मुसलमान का पूछा ना, गुजरात के जी मुसलमान को इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हार्दिक किसके साथ है, अल्पेश किसके साथ है, जीवानी किसके साथ है, कौन किसके साथ है, वो हमें उससे सरोकार ही नहीं है। भाई जी जिसको हुकूमत करनी हो वो करे। हमको जी अपने ये 4-5 काम है, ये इसमें अपने आप को मजबूत बनना है। जी मुसलमान की सोच ये है। जी। इसमें जैसे एआईएम ओवैसी भी आए हैं पार्टी से अपनी, तो वो जिस तरह से आकर के रैलीज करते हैं उसमें भारी भरकम भीड़ नजर आती है, लेकिन वोट बैंक उसमें भी बढ़ जाता है। तो क्या मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो मुस्लिम्स को एक चेहरे, एक नुमाइंदे के तौर पर पेश कर सके वहां पर? देखिए, कोई अभी कोई चेहरे की कोई जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताइए ना कि 3 मुसलमान असेंबली में आएंगे तो क्या चेहरा होगा आपका? तो वो रास्ता ही गलत है। मैं तो उस रास्ते को मानता ही नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि जिसको हुकूमत करनी है करे। क्योंकि आप मुझे बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी ने अभी जो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उसमें 5 मुसलमानों को टिकट दिए या 6 को दिए, मुश्किल से 3 आएंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो तीन तीन बनेंगे चेहरा मुसलमानों का 182 में? तो क्यों, जिस चीज में आपका कुछ होने ही वाला नहीं है, आप क्यों अपना वक्त जाय करते हैं? हाँ, आंख खुली रखो, कान खुले रखो, दिमाग खुला रखो, लेकिन अपनी प्रायोरिटी को बदलो। और मैं वो है ना घर की खवातीन से सीखा हूं। जो घर की औरत है ना, वो जो जी मियाँ जितने पैसे लेके आता है ना, उसको मालूम है कि अभी वो 15,000 लेके आया, लेकिन कल को हो सकता है 10 लाएगा। तो उसको मालूम है कि अब ये 10 में घर को कैसे चलाना, 15 है तो कैसे चलाना, मतलब कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी चीज बाद में करनी है। तो ये मुसलमानों को अब सोचने की जरूरत है कि भाई ये भी जी मसला है। आप जो कह रहे हैं, हाँ सियासत भी मसला है, जी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मसला है, ये भी मसला है। तो अब तय ये करना पड़ेगा कि इसमें प्रायोरिटी कौन सी है, किस चीज को मुझे इकदाम पर रखना है, और कौन सी चीज को मैं आसानी से कर सकता हूं। ये मुसलमानों को अब तय करना पड़ेगा। जी। लेकिन जिस तरह से बिल्किस बानो का जो केस हुआ था उसमें दोषियों को सजा पूरी होने से पहले ही माफी दी जाती है, तो उससे एक हिंदुत्व प्रयोगशाला मान करके जो वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, उससे आपको नहीं लगता है कि हिंदू इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो मुस्लिम्स हैं वो बैकवर्ड पे आते जा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के भी? आप एक काम कीजिए, आप जरा गुजरात में 10 दिन लगाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि मुसलमान लेकिन कितना सर आप तो फॉरवर्ड वहां या रहते कितना हैं। बैकवर्ड है। नहीं नहीं, तो आइए ना आप, मैं आपको दिखाता हूँ। मुसलमानों का आपको पता है 2002 के जो फसाद हुए थे ना, उसमें 1,000 से ज्यादा, इंक्लूडिंग मेरा भी, 1,000 से ज्यादा मुस्लिम बिजनेसेस जमीन दोस्त हो गए थे, एंड दे वर रिड्यूस टू एशेस, जल के खाक हो गए थे। आज वो 1,000 में से शायद एक आध भी ऐसा नहीं होगा जिसने 10 टाइम्स 20 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो गया उसका। तो जी मुसलमानों ने तय किया है कि इस रास्ते से हमको अपनी रेलेवेंस बनानी है। आप सियासत की बात करते, जो पार्टी आपको टिकट ही नहीं देगी, आप क्या करोगे? आप मुझे बताइए ना। अभी ये इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, अभी कुछ दिनों के बाद होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने 5 मुसलमानों को टिकट दिए, 3 आएंगे, तो क्या सियासत करेंगे जरा मुझे बताइए आप। और आपको पता है, मैंने पहले भी कहा, अभी फिर से दोहरा रहा हूं मैं, लोकसभा में 84 से अभी तक ऑलमोस्ट 40 साल हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। जी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो नहीं देते, तो हम अपना रास्ता इस रास्ते से बनाए। दूसरा, जी मुसलमानों ने पैरेलल जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम्स होती हैं, जी जितनी जो नीट की एग्जाम है या कैट की एग्जाम है, जो मेरिट बेस्ड जितनी एग्जाम्स होती हैं, उसके जी लिए भी मुसलमान बच्चों को तैयार करने की क्लासेस शुरू की हैं, जगह जगह हो जी रही हैं। तो मुसलमानों ने तय किया है कि हमको इस रास्ते से ही अपने आप का रेलेवेंस बनाना है। जी। लेकिन अगर मैं सभी पार्टियों की बात करूं तो जिस तरह से रैलियां अभी चल रही हैं, तो उसमें बेरोजगारी, कुपोषण, अपराध,
के मामलों से लेकर कोई बात नहीं हो रही है, मोरबी पे कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह से वहां पर जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए भी कोई नहीं बोल रहा है राजनीतिक पार्टियों में, ये कौन सा सिवाय अन्याय राहुल गांधी के? राहुल है? ये गांधी कौन ने सा अपनी अन्याय है? रैली में जरा कहा है। बताइए, आप मुझे बताइए ना, कौन से अन्याय की बात कर रहे हैं? कौन सा सर, अन्याय? जिस तरह से बिल्किस बानो पर हुआ है, जिस तरह से मोरबी में 150 लोगों की मौत हुई है, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा है कि छोटे लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया, बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो ये एक अन्याय ही हुआ ना सर। तो ठीक है ना, वो जाने ना, हमें हमें वो मेरे सब्जेक्ट में ही लेकिन नहीं है सर अभी। ये भी एक राजनीतिक मुद्दा है। नहीं, मैं आप सीधी बात है, मेरे सब्जेक्ट में नहीं है वो, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। मुसलमान का लेकिन ये सब्जेक्ट ही नहीं है। सर मुसलमान ने उसमें घोड़े के हिंदू भी चश्मे मरे पहने। हैं, उसमें नहीं मुसलमान भी नहीं, मरे एक हैं। मिनट एक मिनट, नहीं भाई, मोरबी में खाली मुसलमान नहीं मरे, वही मैं कह रही हूँ, उसमें सब जो मरे भी हैं है। सर, मैं सबकी तो बात कर रही हूँ मैं। हाँ, तो सुनिए ना, अभी मैंने तो घोड़े के चश्मे पहने, मुझे तो ये मंजिल दिखती है। अर्जुन को पूछा कि क्या दिखता है, बोला आंख दिखती है। तो उनको उनको पूछा कि आसमान दिखता है आपको, समंदर दिखता है, पेड़ दिखते हैं? नहीं, मुझे तो भाई आंख दिखती है। तो इसलिए जी मुसलमानों ने घोड़े के चश्मे पहने हैं। उनको तो ये जी मंजिल दिखती है कि हमको तालीम की बुनियाद पर काबिलियत जी पैदा करनी है, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ। ये है हमारा, जी मेरा तो अभी टारगेट ये है बस। मुझे उसमें जी डिस्टर्ब ही अगर नहीं होना है। जी अगर मैं बात करूं गोधरा के मुसलमानों की, तो वो क्या सोचता है इस उसमें जो चुनाव होने वाले हैं उसमें एक मुसलमान की क्या सोच गोधरा क्या, पूरे गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ, गोधरा में भी यही है। है? जी देखिए मैं गोधरा कई मरतबा गया, अभी भी गया। गोधरा में जी भी मुसलमानों ने तालीमी मैदान में जो तरक्की की है, पिछले 30 साल में नहीं हुई थी। बिल्कुल, अभी मैं कुछ दिन पहले गया था गोधरा, एक दिन रहा मैं, मस्जिद में जाना हुआ, मदरसे में जाना हुआ, लोगों से मिला मैं। तो गोधरा में भी ये पूरे गुजरात के मुसलमान की सोच ये है कि मुझे तालीमी मैदान में, कारोबार में और इसमें अपने आप को लगाना है। हुकूमत जिसको करनी है वो करे, तुमको मुबारक, हमें उसमें, तुम करो हुकूमत। लेकिन सब मुस्लिम्स का तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ना राजनीति में, आपको अब नहीं मुझे लगती एक है बात कि ये बताइए ना, चीज? आप वही सवाल कर रहे हैं, जो पार्टी टिकट ही नहीं देगी आप क्या इन्वॉल्वमेंट करेंगे, जरा मुझे बताएंगे आप। तो उसके लिए आप मुसलमानों को एक आगे मिनट, आना पड़ेगा सर, हिंदुत्व नहीं की नहीं, क्या बात आगे ये आना लोग पड़ेगा? करते हैं। आपके कांग्रेस से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आप राहुल गांधी की बड़ी वो कर रही हैं, तो राहुल गांधी को कहिए ना कि भाई आते सर हैं, मैं मुसलमानों को सबको बोल टिकट रही क्यों हूँ, नहीं मेरे देते? कांग्रेस से कोई लेन देन नहीं है, मेरा अरे भाई, बीजेपी तो से राहुल कोई लेन गांधी देन साहब नहीं का है, मैं आपने एक जिक्र किया। मुसलमान के अरे भाई, तो इंटेक्ट राहुल में बात गांधी, कर रही हूँ आपसे। अरे भाई, राहुल गांधी साहब मुसलमानों की अगर आपके हिसाब से बात करते हैं, तो आपको बात करने वाला चाहिए कि टिकट देने वाला चाहिए, ये बताइए पहले। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी हमदर्दी में कोई बात करे, नहीं चाहिए मुझे ऐसी हमदर्दी। टिकट लेकिन सर देंगे, जिस टिकट टिकट देंगे आपको, दी टिकट आपको। कितने मुसलमानों को टिकट दी इन्होंने, बताइए आप। लेकिन सर जिस तरह से मुद्दे हैं, वहां के मोरबी पुल हादसा हुआ, किसानों के मुद्दे हुए, बिजली के अधिक बिल हुए, भूमि अधिग्रहण के मामले हुए, उसमें भी तो बीजेपी सरकार जो वहां पर 27 सालों से राज कर रही है वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आई है। देखिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बीजेपी आगे है कि पीछे है। मैंने तो फैक्ट बताया आपको कि उसके बावजूद भी, आप जो कह रहे हैं ना, उसके बावजूद भी हुकूमत बीजेपी की आएगी, ये तय है। इवन मोरवी आप जो कह रहे हो ना, मोरवी में भी बीजेपी का एमएलए जीत कर आएगा, जी बस, जी जो तो है वो। ऐसे में जी, तो आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो मुसलमानों को पॉलिटिकल में रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ना चाहिए फिर, अगर आने वाले वक्त में आप बात कर रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर पढ़े लिखे लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे पॉलिटिक्स में, तो मुस्लिम्स किस तरह से आगे आ पाएंगे? एक मिनट एक मिनट, आप मुझे टिकट दिलवाएंगे? लेकिन आप सर टिकट उसके लिए दिलवाएंगे? तो मैं 10 नाम आपको देता हूं आपको, आपको नहीं। मेहनत करनी अरे पड़ेगी ना सर। मैं 10 मुसलमानों के नाम देता हूं आपको, और मैं बीजेपी की नहीं बात कर रहा, जो जिनको मुसलमान आपसे नहीं 70 साल से अपने वोट दे रहा है ना, वो आपको टिकट देंगे। मैं 10 नाम देता हूं आपको गुजरात के, चलो दिलवाओ। जी जी आपको पता है, ये कांग्रेस पार्टी 85 तक जी 18 मुसलमानों को टिकट देती थी जी और 2 मुसलमानों को एमपी की टिकट देती थी। इन्होंने घटाकर एमपी में 0 कर दिया है,
और जो 18 टिकटें 19 टिकटें देती थी वो घटाकर 5 पर ले आए जी। तो उसमें मुसलमान क्या करेगा, आप बताइए। ये सर तो आप मुसलमान को बताइए ना कि इंटरेस्ट कैसे रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा मुसलमानों का, नहीं। क्योंकि आप वहां रहते हैं, मैं वहां की राजनीति को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोलता हूं कि अभी वक्त नहीं है उसका। अभी कौम को मजबूती से, और ये सिर्फ गुजरात नहीं, ये मैं पूरे हिंदुस्तान में कर रहा हूँ, इसलिए कि जो पहले जो आपने कहा कि मैं, हाँ बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान में तालीम और तरबियत को लेकर एक प्रोग्राम चला रहा हूँ। अभी मैंने यूपी के 5 शहरों में किए पिछले 2 महीने में प्रोग्राम किए, और मैं वहां भी एक ही बात करता हूँ कि अपनी रेलेवेंस, काबिलियत, तालीम की बुनियाद पर ईमानदारी और अमानतदारी के साथ इस पर लग जाओ। अभी शायद 20 साल लगेंगे। जिस दिन आप ये नमूने पर आ जाओगे तो जो लोग आपको, जो आपका जवाब देता हूं मैं, जो लोग आज आपको बाहर रख रहे हैं ना हाशिए पर, कल ये आपके घरों में दस्तखत देंगे आपको ले जाने के लिए। इसलिए कि ये इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, काबिलियत, तालीम और तालीम की बुनियाद पर ईमानदारी और अमानतदारी। इसलिए कि जो चोर होता है ना, चोर, उसको भी अपने घर में एक ईमानदार आदमी चाहिए। तो जिस दिन आपके अंदर ये चीजें आ गई तो ये आपके घर पे आएंगे। तो मैं ये रास्ता दिखा रहा हूँ मुसलमानों को। लेकिन जिस तरह से सर आप कह रहे हैं, आपने यूपी में भी इससे रिलेटेड प्रोग्राम किए हैं, लेकिन वहां पर भी मदरसों को लेकर के जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तालीम को बेसिक बेसिक लेवल पे ही उसको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मैं वो मदरसों में गया जहां सर्वे हुआ था। 2 मदरसे में गया, बल्कि मैं जौनपुर में एक मदरसे में गया था जिसमें 3,500 बच्चे पढ़ते हैं, जौनपुर शहर के अंदर। और उसके एक दिन पहले ये सर्वे वाले आए थे। अच्छा, मैं तो पहले कहता था कि आने दो इनको, देखें तो सही मदरसे में क्या होता है। और हकीकत में यही हुआ कि जब वो आए तो उनका जहन खुल गया। वो पता नहीं क्या क्या ख्याल रख के आए थे मदरसों में, तो आए तो उनका जहन साफ हो गया। भाई हमें हाथ कंगन को आरसी क्या, आओ दिखाओ उनको। तो यूपी में भी जो मैंने अभी प्रोग्राम किए तालीम और तरबियत के, जो मुझे रिस्पांस मिला है वहां के मुसलमानों की तरफ से, और खास तौर से बच्चियों की तरफ से मेरी वर्कशॉप में जो आई, तो उससे मुझे एक ये उम्मीद की किरण बंधी है मेरे लिए। तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान को बोलते हैं ना, अभी रिवर्स गियर में जाने की जरूरत है, ड्राइंग बोर्ड पे फिर से जाने की जरूरत है, अपनी प्रायोरिटीज जो है ना उसको सेट करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जो है वो तालीम है। इसलिए कि देखिए, जो कौम तालीम याफ्ता नहीं होती ना, वो सियासत में फुटबॉल बन के रहती है फिर। इसलिए आपको सियासत में भी अगर आपकी रेलेवेंस बनानी है तो कौम को तालीम याफ्ता होना पड़ेगा, वरना फिर वो आपका हाल यही होगा। आपको ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे और फुटबॉल की तरह आपको जो आएगा वो लात मारेगा। लेकिन तो सर इसलिए तालीम याफ्ता भी जो बच्चे हैं वो नौकरियों के लिए भटकते रह जाते हैं, उन्हें उस लेवल पर नहीं मिलती हैं नौकरियां, या उनके लिए जो होने चाहिए कंटेंट गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं मिल पाते हैं, तो पढ़ लिख करके भी बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है नौजवानों को। ये अच्छा है, आप खुद पढ़ी लिखी हैं और आप चाहती हैं कि हम मुसलमानों के अंदर पढ़ा तालीम का वो बंद कर दें, ये आप चाहती हैं। सर आप ये ऐसा हमारे क्यों बोल रहे मुसलमान हैं? पढ़े मैंने ऐसा लिखों का कहा ही नहीं। प्रॉब्लम है। देखिए आप इसको नहीं, एक रिवर्ट मिनट, में आप उल्टा तो बोल एक रहे हैं। मिनट, मैंने नहीं कहा तो वो भी है बंद कर कि दें। जो पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, एक मिनट, अच्छी एक यूनिवर्सिटी से मिनट, पास नहीं आउट नहीं, हैं, एक उन्हें मिनट, नहीं मैं नौकरियां आपको नहीं यहाँ मिल रोकता रही हूँ। हैं, यानी बेरोजगारी का अभी दंश झेल रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि तालीम याफ्ता कौम को बनाने वाला काम भी हम बंद कर दें। नहीं, आप ये बिल्कुल ऐसा चाहती हैं? नहीं है सर, आप नहीं इसे तो फिर, अदरवाइज यानी आप इसे उल्टा यानी ले रहे हैं। मैं आपका तो आपको ऐसा बोल है कि रही अभी हूँ पानी रोजगार बरसता नहीं है नहीं तो है बर्तन भी मुस्लिम्स के मत रखो। लिए। मैं बोल रही हूँ अरे भाई, नौकरियों का मुद्दा मुसलमानों अरे के वो लिए बहुत नौकरी का बड़ी। मुद्दा अपन, नौकरी एक ना मिनट, मिलना जिम्मेदार कौन है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। एक मिनट जरा मुझे आप बताएंगी मुसलमानों में ग्रेजुएट कितने हैं? आप बताएंगी मुझे सर कितने ग्रेजुएट हैं मुसलमानों में? आज नहीं, अगर आप कितने हैं? देखें तो ये नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात का जवाब मदरसों दीजिए से ना। निकलने के अरे बाद भाई, बच्चे अच्छी मुझे नौकरियां मुझे पाने के ये लिए तरस बताइए, जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे गवर्नमेंट ये की तरफ से बताइए, उन्हें ऑफर नहीं की जाती है नौकरियां। अभी एक मिनट, मुझे बताइए ना कि मुसलमान कौम में ग्रेजुएट कितने परसेंटेज है, जरा बताइए आप, कितने परसेंटेज मुसलमान ग्रेजुएट हैं? आपको पता है? 8%। कितने? आपको पता है लेकिन यूपीएससी जो की जो एग्जाम 8% होती है है? उनको नहीं, भी नौकरियां तो कहाँ मिल आप रही हैं आप सर? चाहते हो, आप चाहते हो कि आप लोग, यही मुसलमान पढ़े लिखे का प्रॉब्लम है, खुद तो पढ़ लिख के अपनी जगह पर आ गया है, और बाकी कौम की जब पढ़ाई का कोई इकदाम भी तो करता मैं है तो कहता वही है अरे मुद्दा आपसे पढ़ा कह तो रही हूँ क्यों, सर, उन लोगों अरे के तो लिए पढ़ा कौन क्यों, बात नौकरी तो करेगा? है नहीं यार। ये कोई बात है? यानी जी। मतलब कि ये बात है कोई?
कि अभी नौकरी नहीं है इसलिए हम पढ़ाई का काम भी बंद कर देंगे? ये आप ये चाहती हो? सर, आप पढ़ाई का इसको जो गलत पढ़ाई वे के में बोल मैदान रहे हैं। में मैं जो बोल रही है, हूँ कि उन बच्चों के लिए नौकरियां कहाँ हैं, आप उसको उल्टा ले रहे नहीं हैं। तो मैं उनको बोल रही नहीं हूँ उन पढ़ाएं। बच्चों के लिए अरे नौकरियां पर कहाँ हैं, एक मिनट, गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है ना उसके लिए। एक मिनट तो आप, यानी जो लोग बेचारे मेहनत करते हैं कौम को एजुकेट करने की, तो उनकी सराहना करने के बजाय उनकी भी सर, तनकीद मैं करते हो आप। सराहना कर रही हूँ, नहीं मैं तो कह क्या रही हूँ बंद मुस्लिम कर दें? वो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुस्लिम बच्चे आगे आ रहे हैं, लेकिन उनको कहाँ उसका आ रहे हैं? फायदा कितने नहीं आ मिल रहे हैं? पा रहा है। कितने आ रहे हैं? मैं कहता रहा हूँ आपको, सर, 8% 8% अगर आपके मुसलमान अकॉर्डिंग आ ग्रेजुएट रहे हैं। हैं तो उनके लिए आप मुझे बताइए ना, सरकारी नौकरियों में कितने बच्चे हैं। अरे क्या सरकारी नौकरी मुसलमान क्या किसी के लिए नहीं है? एक मिनट, अब दौर जो है ना वो तो सेल्फ देश का एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। बेरोजगारी भी होनी चाहिए ना, गुजरात का भी मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, लेकिन वो मुद्दे तो कहीं नजर नहीं आ रहे नहीं नहीं, राजनीति आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? यानी इसकी बात करो तो इधर चले जाते हो, उधर की बात करो तो इधर में। नहीं चले जाते नहीं हो। नहीं। अरे यानी प्रॉब्लम मुसलमान पढ़े लिखे जो है ना, कौम के सबसे ज्यादा मुसीबत जो है वो मुसलमान पढ़ा लिखा है। खुद तो पढ़ लिख के जी, अब आगे आ आप कह गया रहे है, हैं इसका मतलब कि लेकिन जो मुसलमानों लोग को नहीं पढ़ाई, पढ़ना चाहिए। जो लोग आप कौम कह को रहे हैं ये। जो लोग कौम को पढ़ा लिखने का काम करते हैं उनकी भी तनकीद करते हो आप। मतलब हम ये भी बंद कर दें? यानी हम जो सर, तालीम आपसे के, मैं नहीं पूछ बंद रही कर दें हूँ आप। रोजगार नहीं क्यों आप, नहीं है गवर्नमेंट की तरफ नहीं से। तो मैं एक ये नहीं कह मिनट, रही हूँ कि गवर्नमेंट बच्चों को छोड़िए नहीं ना, पढ़ना चाहिए, मेरा बच्चों को काम पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं पढ़े बंद लिखे कर दूं। बच्चों के लिए नौकरियां ही नहीं है। मैं एक मिनट, तो मैं ये जो पढ़ाई का और तालीम और तरबियत का काम करता हूँ सर, ये मैं बंद उसकी कर दूं? तारीफ कर नहीं रही मैं हूँ, बंद मैं कर खुद दूं कह वो? रही हूँ, आप नहीं आगे तो ला रहे हैं एक मिनट बंद मुसलमानों को। कर मैं दूं? भी एक मुस्लिम हूँ, तो नहीं मुझे भी नहीं, पता एक है कि पढ़ मिनट, लिख करके बच्चों को कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है तो एक नौकरी के मिनट लिए। तो मतलब तो मुसलमान रोजगार के लिए बच्चों तो को, गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, रोजगार तो गवर्नमेंट ही लाएगी ना सर इंडिया में। नहीं नहीं गवर्नमेंट अभी बाहरी छोड़िए ना देश तो मुझे, लाएंगे नहीं। तो क्या पढ़ा, जो पर जो आप लोग, बीजेपी का पूरा सपोर्ट नहीं कर नहीं रहे हैं। नौकरी नहीं नहीं, कांग्रेस नहीं आप लोगों देगी, का बीजेपी प्रॉब्लम क्या देगी। है? मतलब क्या है कि जो बेचारे लोग हैं पढ़ाई और कौम के अंदर एजुकेशन फैलाने का काम करते हैं उनकी भी तनकीद करते हो आप लोग। सर, यानी वो भी तनकीद बंद कर नहीं दें? तो कर एक रही हूँ, काम मैं करो कह कल रही हूँ से, नौकरी अरे बीजेपी भाई देगी, बंद कर कांग्रेस नहीं देते थे देगी, हम। कांग्रेस वहां अरे पर नौकरी सत्ता में नहीं है नहीं ना, है। एक मिनट, तो नौकरी नहीं है तो हम लोगों को पढ़ाने का काम भी बंद कर देते हैं। सर, ठीक आप है, करिए आपकी सलाह पढ़ाने बहुत का अच्छी काम, है। सब करते हैं पढ़ाने का काम, लेकिन सर मैं नहीं तो बोल रही हूँ बंद कर कि दें? नौकरियां देना सरकार का काम है, उसके लिए अरे आवाज भाई मेरा उठाना पढ़े काम है, लिखे लोगों का काम है, वो तो मैं आपका सरकार काम है। हूँ। एक मिनट, मैं सरकार हूँ। आवाज आप ये तो आप सवाल मुझसे उठाएंगे क्यों ना सर। पूछते हैं? आप ये सवाल आप, मुझसे क्यों पूछते हैं? क्या मैं सरकार हूँ? सर मैं मैं पूछ सरकार रही हूँ हूँ कि इसके लिए क्या किया जा सकता है कि ना भाई, मुस्लिम वो बच्चों को मेरा नौकरियां मिले। सब्जेक्ट नहीं, मेरा सब्जेक्ट अभी यह है कि मुझे कौम को तालीम याफ्ता बनाना है। पहले कौम को 100% एजुकेटेड करना है। तो क्या ये तो भी जिस बंद कर दूं? पार्टी का आप नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं आप तो उससे मैं बंद नौकरी कर की दूं? भी मांग कीजिए। एक मिनट, तो क्या ये काम भी बंद कर दूं मैं? नहीं, सर, आप आप पढ़ाइए, बताइए। लेकिन नौकरी की मांग भी तो कीजिए ना, नहीं नहीं, वो नौकरियां भी तो छोड़िए ना, होनी अभी चाहिए ना उन वो बच्चों मेरे के हाथ लिए। में नहीं है। नौकरी सरकार दे या ना दे वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कौम को लेकिन पढ़ाने सर, का अगर जो हम काम पढ़े मैं लिखे करता हूँ वो लोग ही मैं इस कर पर सकता हूँ। सवाल नहीं तो क्या वो भी उठाएंगे बंद तो कर दूं? कैसे होगा आगे मुस्लिम नहीं तो समाज। क्या बंद एक कर बात दूं? बताइए, अगर हम पढ़े लिखे हम हैं और हम ही इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक गांव का बात आदमी क्या, तो आकर एक इस बात मिनट, पर तो एक टॉपिक नहीं आप, करेगा। तो क्या, नहीं नहीं, तो हम जो कौम के अंदर एजुकेशन का काम करते हैं वो भी बंद कर दें? सर, वो आपका करिए, कहने वो का बहुत मतलब ये है? अच्छी बात है, करना भी नहीं तो चाहिए। बंद कर दें? मुसलमानों का सबसे आप पहला लोगों का हक है प्रॉब्लम पढ़ना। ये, यानी जो सबसे पहला एजुकेशन हक है का काम मुस्लिम का करते हैं तो पढ़ना, उनको कहते लेकिन हैं कि आप जिस नौकरी का पार्टी को करो, सपोर्ट जब कर रहे हैं नौकरी वो होगी तो मुसलमानों के कहोगे कि फेवर में एजुकेशन नहीं नहीं है। है। यही वो उनके लिए प्रॉब्लम है आप लोगों नौकरियां का। नहीं इजाद कर रही हैं, वो मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि देश के तमाम नौजवान ऐसे हैं जो बेरोजगारी से आज लड़ रहे हैं, और देश की सियासत जो है वो किसी और ही पहलू में जा रही है। वो जातिगत विवेचनाओं में जा रही है, वो मंदिर मस्जिद के मुद्दों पे जा रही है, वो मदरसों के सर्वे पर जा रही है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई काम ऐसा नहीं किया जा रहा है जिससे बच्चों को तालीम याफ्ता करे सरकार, जिससे बच्चों को आगे बढ़ाए। सबकी बात करती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। जफर साहब, आज इस नहीं नहीं बातचीत के नहीं, लिए आप ये सवाल मुझसे मत पूछिए, मैं सर, सरकार में मैं, नहीं हूँ। आप एक नहीं नहीं जिम्मेदार नहीं, ये इंसान सवाल हैं, आप मैं सरकार से आपसे, पूछिए, मेरा काम है सर, नहीं। सरकार से आप भी मेरा पूछेंगे, मैं भी काम पूछूंगी, हम पढ़े लिखे नहीं, लोगों को ही नहीं पूछना मैं नहीं, पड़ेगा। मैं अभी, मैंने कहा ना आपको घोड़े के चश्मे पहने। अभी तो मैं सिर्फ कौम को तालीम याफ्ता होने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। वो उसमें मुझे जिंदगी निकल जाएगी बस, वो जब हो जाएगा तब करेंगे, चलिए बाकी आप जफर साहब, करिए, बहुत बहुत सरकार को लाइए बहुत आप। बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।